हाय एवरीवन। बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं आपका आईईडी का नेक्स्ट चैप्टर और चैप्टर है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, अब ये चैप्टर हम करेंगे तो इसमें फ़र्स्ट टॉपिक जो आता है आपका वो है व्हाट इज़ एनवायरनमेंट। क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट टॉपिक ही आपका एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, तो पहले आपको ये पता हो कि एनवायरनमेंट होता क्या है। एनवायरनमेंट इज़ टोटलिटी ऑफ ऑल रिसोर्सेज, मतलब हमारे आसपास जो भी आपको रिसोर्सेज दिखते हैं आसपास, जिनसे हम घिरे हुए हैं, जितने भी रिसोर्सेज से आसपास, वही हमारा एनवायरनमेंट है। अब वो रिसोर्सेज आपके बायोटिक भी हो सकते हैं या फिर अबायोटिक भी, और इसका मीनिंग आपको पहले से ही पता होगा। बायोटिक मीन्स होता है लिविंग जो थिंग्स होती हैं उनको आपको बायोटिक बोलेंगे, जैसे प्लांट्स हैं, बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, ह्यूमन है, ये सब बायोटिक के अंदर आएंगे। और अबायोटिक में क्या आता है? नॉन लिविंग, लाइक एयर है, नेचुरल चीज़ें, रिसोर्सेज, मतलब हैं सब नेचुरल, लेकिन जो नॉन लिविंग है जैसे एयर, वाटर, रॉक्स, ये सब जो हैं आपके आएंगे अबायोटिक के अंदर। ठीक है, अब ये तो हो गया एनवायरनमेंट कि हमारे आसपास जो भी रिसोर्सेज हैं उनको हम एनवायरनमेंट में इंक्लूड करते हैं। अब एनवायरनमेंट के फंक्शंस क्या हैं, इस एनवायरनमेंट से आपको ऐसा क्या मिलता है, वो हम पढ़ेंगे। एनवायरनमेंट सप्लाइज रिसोर्सेज फॉर प्रोडक्शन। एनवायरनमेंट से पहले तो आपको जितना भी आप प्रोडक्शन हमारे कंट्री में या कहीं पे भी होता है, उसके लिए जो भी आपको इनपुट चाहिए, जो भी रॉ मटेरियल चाहिए, जो भी रिसोर्सेज चाहिए, वो सारे आपको कहाँ से मिलते हैं? एनवायरनमेंट से। अगर आप वुड की बात कर लें, ठीक है, और किसी भी तरह जितने भी मिनरल्स हैं, सब कुछ आपको एनवायरनमेंट से मिलता है। अब वो आपके रिसोर्सेज जो हैं, चाहे रिन्यूएबल हों, जो आपके मतलब एक बार डिप्लीट होने के बाद दोबारा नए आ जाते हों, या फिर नॉन रिन्यूएबल हों जैसे फ्यूल्स, ये सब, तो ये सब आपके एनवायरनमेंट के अंदर होते हैं और हमें प्रोडक्शन के लिए वो एनवायरनमेंट से ही मिलते हैं। सेकेंड, एनवायरनमेंट सस्टेन लाइफ। जितनी भी आपकी नेसेसिटीज़ हैं लाइफ की, लाइक सन हमें चाहिए, हमें पानी चाहिए, हमें मिट्टी चाहिए, ये सब चीज़ें जो हमें चाहिए वो सब आपको एनवायरनमेंट से मिलती हैं। ठीक है, तो सो एनवायरनमेंट सस्टेन लाइफ। नेक्स्ट, एनवायरनमेंट एब्जॉर्ब वेस्ट। जितना भी वेस्ट आपका चाहे प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ से निकलता हो, चाहे कंजम्पशन की एक्टिविटीज़ से निकलता हो, वो सारा वेस्ट कहाँ जाता है? एनवायरनमेंट उसको अपने अंदर ले लेता है। तो एनवायरनमेंट का बहुत बड़ा फंक्शन है कि इट एब्जॉर्ब्स वेस्ट। नेक्स्ट इज़ एनवायरनमेंट एनहांसेस क्वालिटी ऑफ लाइफ। हमारी जो लाइफ की क्वालिटी है, अगर हम बोलें, जैसे अगर आपको आसपास पेड़ देख लें, फॉरेस्ट दिख रहे हैं, वाटर बॉडीज़, रिवर दिख रही हैं, लेक्स दिख रही हैं, आप हिल स्टेशंस पे घूमने जाते हैं, बारिश होती है, आपको इतना अच्छा लगता है, हवा चलती है, इतना अच्छा लगता है, तो ये सब जो नेचुरल ब्यूटी भी जो आपको मिलती है, ये सब क्या है? एनवायरनमेंट से मिल रही है, और ये आपकी इट एनहांसेस द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमने ये पढ़ा कि एनवायरनमेंट क्या होता है और उसके फंक्शंस क्या हैं, राइट। अच्छा, अब क्या है, एनवायरनमेंट के फंक्शंस आपको पता चल गया कि ये सारे जो फंक्शंस हैं वो एनवायरनमेंट जो होता है वो परफॉर्म करता है। अब आगे क्या, द एनवायरनमेंट इज़ एबल टू परफॉर्म दीज फंक्शंस विदाउट एनी इंटरप्शन एज लॉन्ग एज डिमांड ऑन दीज फंक्शंस आर विद इन इट्स कैरिंग कैपेसिटी। मतलब एनवायरनमेंट अपना काम सारा ठीक से करता जा रहा है, सब कुछ ठीक कर रहा है, चाहे उसका सीनिक ब्यूटी का हो, क्वालिटी लाइफ इम्प्रूव करने का, या वेस्ट को एब्जॉर्व करने का, या आपको रिसोर्सेज प्रोवाइड करने का, जो हमने फंक्शंस पढ़े, मतलब वो सारी चीज़ें कर रहा है। लेकिन वो सिर्फ बिना किसी प्रॉब्लम के करता रहेगा जब तक ये सारी चीज़ें जो हैं विद इन इट्स कैरिंग कैपेसिटी, जब तक उनको वो झेल पाएगा तब तक वो कर रहा है, जब तक उसकी कंट्रोल के अंदर है। कैरिंग कैपेसिटी का मतलब क्या होता है, अब वो हम पढ़ेंगे। ये वैसे भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है, और वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि कैरिंग कैपेसिटी किसको बोलेंगे। तो इसमें दो चीज़ें आती हैं। पहली चीज़, रिसोर्स एक्सट्रैक्शन मीन्स शुड रिमेन बिलो द रेट ऑफ रिसोर्स रीजनरेशन, यानी कि जितने रिसोर्सेज आप एनवायरनमेंट से ले रहे हो वो हमेशा, अगर रिन्यूएबल की बात कर रहे हैं, तो जितने नए जनरेट हो रहे हैं उससे कम से कम वो बिलो रहे हैं उनका एक्सट्रैक्शन। ऐसा नहीं हो कि आप यूज़ ज़्यादा कर रहे हो और नए आ नहीं रहे हैं। ठीक है, तो इट शुड बी बिलो द रेट ऑफ रिसोर्स रीजनरेशन। आपका एक्सट्रैक्शन जो है वो रीजनरेशन से कम होना चाहिए, पहली कंडीशन।
एंड सेकेंड कंडीशन इज जनरेशन ऑफ वेस्ट शुड रिमेन विद इन द एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ द एनवायरनमेंट। और जितना आप वेस्ट जनरेट कर रहे हो प्रोडक्शन या फिर कंजम्पशन प्रोसेस के अंदर, वो आपके एनवायरनमेंट के एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी के अंदर होना चाहिए। कि ये नहीं जितना एनवायरनमेंट वेस्ट अपना ले सकता है, जितना एब्जॉर्ब कर सकता है, आप उससे ज़्यादा वेस्ट उसको दे रहे हैं, तो फिर वो गड़बड़ है। ठीक है, फिर वो एनवायरनमेंट उसमें आपका सपोर्ट नहीं कर पाएगा। तो इफ़ दीज टू कंडीशंस नॉट फुलफिल्ड देन देयर विल बी एनवायरमेंटल क्राइसिस। क्लियर? तब एनवायरमेंटल क्राइसिस की सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। क्लियर? अच्छा, अब क्या है, हमने ये बोला कि अगर ये दो चीज़ें होंगी तो एनवायरमेंटल क्राइसिस अकर हो जाएगा, जिसमें हमने दो चीज़ बोली कि पहला तो आपका जो एक्सट्रैक्शन है दैट शुड नॉट बी मोर देन रीजनरेशन, एंड सेकेंड जो वेस्ट है, एनवायरमेंटल वेस्ट जो आप लोग कर रहे हैं, दैट शुड बी विद इन दी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ एनवायरनमेंट। ठीक है, अब ये बोलते हैं एनवायरमेंटल क्राइसिस जो हो रहा है उसके रीज़न क्या है। बहुत सारे रीजन्स उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। मैनी फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल, मैनी रिसोर्सेज हैव बिकम एक्सटेंट एंड वेस्ट जनरेटेड आर बियॉन्ड एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ एनवायरनमेंट। मतलब बहुत सारे रिसोर्सेज उनका एक्सट्रैक्शन इतना हो चुका है कि वो अब एक्सटिंक्ट हो गए हैं, ख़त्म हो गए हैं, और जो वेस्ट जनरेट जो हो रहा है वो एनवायरमेंटल की एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी से ज़्यादा हो रहा है। मतलब वही जो 2 पॉइंट हमने पहले पढ़े, वो अगर वही रीज़न बन गए हैं एनवायरमेंटल क्राइसिस के। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी क्या होता है? एबिलिटी ऑफ एनवायरनमेंट टू एब्जॉर्ब डिग्रेडेशन विदाउट कॉजिंग एनवायरमेंटल डैमेज। ठीक है, मतलब अगर एनवायरनमेंट आराम से एब्जॉर्ब कर ले वेस्ट को और बाकी चीज़ों को तो वो ठीक है, अदरवाइज़ विदाउट कॉजिंग, मतलब हमें उतना ही करना चाहिए जितना एनवायरनमेंट आराम से उसको एब्जॉर्ब कर पाए, दैट इज़ एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी। अब इसके रीजंस क्या हैं? रीजंस इसके वही हैं, एक तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है, तो प्रेशर बहुत ज़्यादा पड़ गया है रिसोर्सेज के ऊपर, है ना, और रिसोर्सेज भी इसलिए बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, प्लस वेस्ट भी उतना ही जनरेट हो रहा है। नेक्स्ट आपका है एडवेंट ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। इतनी इंडस्ट्रीज़ अगर खुल गई हैं, इतनी इंडस्ट्रीज़ अगर हर जगह बनेंगी तो उनको इनपुट भी चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए। वो रॉ मटेरियल क्या है? दैट इज़ योर रिसोर्सेज। ठीक है, तो एक तो ये रीज़न हो गया। द इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव एक्सट्रैक्शन ऑफ रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। वही है जो हमने पहले पढ़ा कि जो रिसोर्सेज हैं उनका अगर बहुत ज़्यादा तरह से एक्सट्रैक्शन होगा, चाहे रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं वो, चाहे नॉन रिन्यूएबल हैं, तो भी आपका एनवायरमेंटल क्राइसिस होगा। थर्ड, ड्यू टू एफ्लुएंट कंजम्पशन, बहुत ज़्यादा कंजम्पशन करना, एंड प्रोडक्शन ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज़ की वजह से, जो जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है वहाँ वो ही रीज़न है हमारे क्योंकि जितना प्रोडक्शन हो रहा है उतना कंजम्पशन भी हो रहा है, तो वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न है एनवायरमेंटल क्राइसिस का। आई थिंक आपको समझ में आ गया। अगर एनवायरमेंटल क्राइसिस के अगर हम रीजंस की बात करें तो पॉपुलेशन का आप बोलेंगे, और एक्सट्रैक्शन ऑफ रिसोर्सेज एंड वेस्ट दैट इज़ जनरेटेड, उसकी वजह से हमारा एनवायरमेंटल क्राइसिस है। ओके, अब ये हुआ कि एनवायरमेंटल क्राइसिस हो गया। अब दो प्रॉब्लम्स जो हमारे एनवायरमेंट की वजह से हो रही हैं, इतना कुछ जो गड़बड़ हो गई है एनवायरमेंट के साथ, क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं उसमें। तो पहली जो प्रॉब्लम हो रही है, प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन की प्रॉब्लम हो रही है। कंटामिनेशन, चाहे वाटर है, एयर है, इन सब में जो कंटामिनेशन हो गया है, ठीक है, पॉल्यूशन जो हो गया है, वो बड़ी प्रॉब्लम में क्रिएट हो गई है। तो जिसमें आपकी आ सकती है प्रॉब्लम, चाहे एयर में पॉल्यूशन हो, चाहे वाटर पॉल्यूशन हो, चाहे नॉइज़ पॉल्यूशन हो, चाहे लैंड पॉल्यूशन हो। तो ये सारी जो हैं आपकी प्रॉब्लम्स हैं जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड हैं, पहली तरह की। दूसरी तरह की प्रॉब्लम्स कैसी हैं जो एनवायरनमेंट से क्रिएट हो रही हैं? तो प्रॉब्लम ऑफ एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जो हमने इतना ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉयट किया है, उनका इतना ज़्यादा यूज़ किया है इंटेंसिव और एक्सटेंसिव एक्सट्रैक्शन करके, उसकी वजह से क्या हो रहा है? उसकी वजह से सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपकी हो रही है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्या है? इट मीन्स द इंक्रीज़ इन टेम्परेचर ऑफ अर्थ, मतलब अर्थ का टेम्परेचर जो होना चाहिए उससे ज़्यादा अगर बढ़ जाता है, दैट इज़ कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। एवरेज जो टेम्परेचर हमारी अर्थ का है उससे ज़्यादा बढ़ जाना,
ठीक है। आपके ग्लेशियर्स आपके सब पिघलने लगे हैं। सी लेवल हैज़ राइजन सेवरल इंचेस, जो पितना होता था उससे बहुत ऊपर आ गया, बिकॉज क्यों, बर्फ़ पिघलने लगी है पहाड़ों से, ग्लेशियर्स सब, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है। तो दिस इज़ ग्लोबल वार्मिंग। कॉजेज़ क्या हैं, किस वजह से ग्लोबल वार्मिंग हुई है? इट इज़ कॉज्ड बाय मैन मेड इंक्रीज इन CO2। हम लोग इतना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ गई है कि उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो गई है। और CO2 ही नहीं, बाकी की सारी गैसेस भी, थ्रू बर्निंग ऑफ फोसिल फ्यूल्स एंड डिफॉरेस्टेशन। तो बाकी जंगल जला देते हैं, पेड़ों को जला दिया है, आप इतना कोयला यूज़ करते हैं खाना बनाने में, इन सब में हम करते हैं, तो इतना ज़्यादा CO2 और बाकी गैसेस रिलीज़ होती हैं, दे आर नॉट एट ऑल गुड फॉर एनवायरनमेंट, और जिसकी वजह से ये टेम्परेचर जो है वो बढ़ता जा रहा है और ये ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। अब इसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं, उनकी वजह से क्या होगा अगर टेम्परेचर बढ़ेगा हमारे एनवायरनमेंट का? तो वही है, पहला जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस, आपकी आइस का जो है वो मेल्ट होने लग जाएगी पहाड़ों पे जो बर्फ़ है। सेकंड, नेचुरल डिज़ास्टर्स, स्टॉर्म्स से सब आने शुरू हो जाएंगे। ये बाकी के पॉइंट्स हैं। इसमें और भी आपके पॉइंट्स आ जाते हैं, जैसे कि आपका बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। जैसे आप सुन रहे हैं ना, आजकल हर बार एक नई नई बीमारी आ रही है, वो सब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से है। जैसे आपका मलेरिया, डेंगू, ये सारी प्रॉब्लम आ रही है। एनिमल्स पे फ़र्क पड़ रहा है, बहुत सारे स्पीशीज़ जो हैं वो एक्सटिंक्ट हो गए हैं बिकॉज ऑफ दिस। जैसे पोलर बेयर की बात करें, ठीक है। और आपके सीज़न में आपने देखा होगा कितना साइकिल जो सीज़न की होती थी, सर्दियाँ जिस टाइम दिसंबर में नवंबर में आ जाती थी, वो शिफ्ट होकर जनवरी तक शिफ्ट हो गई हैं। तो सीज़न जो है आपके वो उनमें चेंजेस आ रहे हैं। तो ये सब जो हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रहा है, ठीक है। अब हमने पढ़ा कि रिसोर्सेज का जो हम यूज़ कर रहे हैं इतना ज़्यादा एक्सटेंसिव, उसकी वजह से पहली प्रॉब्लम हुई ग्लोबल वार्मिंग। और क्या प्रॉब्लम हुई है? दूसरी प्रॉब्लम हुई ओजोन लेयर का जो है हमारी, उसका डिप्लीशन। मतलब हमारे एनवायरनमेंट को, मतलब सन की रेज जो अल्ट्रा वायलेट रेज हैं डायरेक्ट हमारे अर्थ पे ना पड़े, तो एक नेचुरल एक हमारे यहाँ प्रोटेक्शन की एक लेयर होती है हमारे अर्थ के आसपास, जिसको बोलते हैं ओजोन लेयर। लेकिन इतने रिसोर्सेज हमने यूज़ कर लिए हैं, इतना CO2 इतना रिलीज़ हो रहा है, बाकी गैसेस इतनी रिलीज़ हो रही हैं कि हमारी जो लेयर है वो धीरे धीरे वो हटती जा रही है, और जिससे वो सारे जो रेज़ हैं वो डायरेक्ट अर्थ पे आ रही हैं, और जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। तो ओजोन लेयर रिफर्स टू रिडक्शन इन अमाउंट ऑफ ओजोन की लेयर का हटना इन द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड ओजोन डिप्लीशन। इट इज़ कॉज्ड बाय हाई लेवल ऑफ CFC का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, यूज्ड एज अ कूलिंग सब्सटेंस इन ACs एंड फ्रिज। जितने हमारे AC हम यूज़ करते हैं, फ्रिज यूज़ करते हैं, जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, लोगों की खरीदने की कैपेसिटी भी बढ़ रही है, उतने लोग AC फ्रिज कर रहे हैं। वो एक कूलिंग एजेंट होता है CFC, जिसको बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये हमारी ओजोन लेयर को बेसिकली डिप्लीट कर रहा है, ठीक है। और ये हम AC फ्रिज और फायर एक्सटिंग्विशर जो होते हैं उनमें हम यूज़ करते हैं। तो इसका इफ़ेक्ट क्या, अगर ये लेयर हट जाएगी तो उससे क्या होगा? अगर ये लेयर ख़त्म हो रही है तो इसका इफ़ेक्ट ये है कि मोर अल्ट्रा वायलेट रेज, जो UV रेज हैं, दे विल कम टू अर्थ एंड कॉजिंग डैमेज टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं, जो हम लोग हैं, चाहे एनिमल्स हैं, चाहे और लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, उनको वो डैमेज कर रहे हैं। तो जैसे स्किन कैंसर आजकल बढ़ रहा है, वो इसीलिए क्योंकि जो रेज हैं वो डायरेक्ट आपके ऊपर आ रही हैं, और जो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है। क्लियर? तो ये हमारा सेकंड था कि हमने अगर प्रॉब्लम्स की बात करें कि एनवायरनमेंट से क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो उसमें प्रॉब्लम्स में आपकी पहली प्रॉब्लम हमने पढ़ी ग्लोबल वार्मिंग, देन वी रेड ओजोन डिप्लीशन। क्लियर? अच्छा, अब अगर हम बात करें कि चैलेंजेस ऑफ इंडियाज़ एनवायरनमेंट, कि हमारे जो अभी तो हमने वर्ल्ड वाइड बात करी, पूरे वर्ल्ड की बात करी सारी चीज़ें, अब हम आते हैं इंडिया पे कि हम जो बेसिकली जो चीज़ सबसे ज़्यादा फेस कर रहे हैं। तो चैलेंजेस ऑफ इंडियाज़ एनवायरनमेंट अगर आपका आता है, तो कौन कौन से हमारे लिए सबसे बड़े चैलेंजेस हैं इंडिया के लिए एनवायरनमेंट से रिलेटेड? तो पहला है लैंड डिग्रेडेशन, हमारी जो सबसे बड़े चैलेंज है, प्रॉब्लम। डिक्लाइन इन क्वालिटी ऑफ सॉइल वाटर कंडीशन, मतलब हमारी जो लैंड की क्वालिटी है वो सब जो है आपकी बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हो रही है, ठीक है। और क्यों होती है? विंड इरोजन की वजह से, वाटर इरोजन की वजह से, वाटर लॉगिंग की वजह से जो हमारी लैंड की जो है वो डिग्रेड हो रही है, ठीक है। इससे क्या होगा, जो हमारी लैंड की अगर की क्वालिटी जो है, ऊपर सॉइल की क्वालिटी है, वो हमारी धीरे धीरे उसमें जो न्यूट्रिएंट्स आपके हैं वो सारे के सारे आपके ख़त्म होते जा रहे हैं। तो उससे प्रोडक्शन भी जो आपका फूड ग्रेन का है उतना अच्छा नहीं हो पाएगा, जो अगर न्यूट्रिएंट्स हों जितना हो पाएगा उससे।
नेक्स्ट इज़ डिग्रेडेशन ऑफ फॉरेस्ट। आपके फॉरेस्ट ख़त्म होते जा रहे हैं, काटते जा रहे हैं, बिल्डिंग्स बनती जा रही हैं, तो ये सेकेंड प्रॉब्लम है हमारे कंट्री की। नेक्स्ट, जिसकी वजह से क्या होता है, फॉरेस्ट अगर कट जाएंगे तो क्या होगा, ज़्यादा फ्लड्स आएंगी, ज़्यादा सॉइल इरोजन होगा, आपकी मिट्टी हटेगी एंड क्लाइमेट में चेंजेस होंगे। नेक्स्ट, थर्ड आपका सॉइल इरोजन ऑफ कोर्स थर्ड पॉइंट है जो हमारे चैलेंज है इंडिया के एनवायरनमेंट का। और नेक्स्ट इज़ बायोडाइवर्सिटी लॉस। बहुत सारी हमारी इतनी वैरायटी की लाइफ है हमारी अर्थ पे, जैसे बहुत तरह के प्लांट्स, बैक्टीरियाज, एनिमल्स हैं, वो सब धीरे धीरे उनका लॉस हो रहा है। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट इज़ वाटर पॉल्यूशन बहुत बढ़ रहा है। इतनी इंडस्ट्रीज़ हैं, उनमें से इतना ज़्यादा आपका वेस्ट निकलता है, वो सारा वाटर में जाता है। एयर पॉल्यूशन हो रहा है, इतना ट्रैफिक है, उनमें से कितनी स्मोक निकलता है, धुआं निकल रहा है, इतना पॉल्यूशन आप देख रहे हैं आसपास है, ये सब एयर पॉल्यूशन जो बढ़ रहा है। तो दीज आर द 6 चैलेंजेस विच आर इंडिया इज़ फेसिंग। तो अगर क्वेश्चन आपका आएगा चैलेंजेस ऑफ इंडियाज़ एनवायरनमेंट, देन यू नीड टू राइट ऑल दीज पॉइंट्स। क्लियर? अच्छा, अभी क्या है, अब हमें पता चला कि हमारे एनवायरनमेंट का हमने पढ़ा कि वर्ल्ड क्या क्या चीज़ें फेस कर रहा है जो एक्चुअली हम सब फेस कर रहे हैं। उसके बाद हमने इंडिया के चैलेंजेस पढ़े। अब हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है उन चैलेंजेस को फेस करने के लिए या उनको ठीक करने के लिए या कुछ रेमेडीज़ ढूंढने के लिए। गवर्नमेंट ने क्या किया, एक पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बनाया जिसको हम PCB भी बोलते हैं। ये बोर्ड बनाया, ये बोर्ड क्यों बनाया, टू कंट्रोल वाटर एंड एयर पॉल्यूशन इन इंडिया, एंड इट वाज सेटअप इन 1974। इसके फंक्शंस क्या होते हैं, क्या काम करता है? बेसिकली क्या काम करता है, दे इन्वेस्टिगेट, कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट वाटर, एयर एंड लैंड पॉल्यूशन की इंफॉर्मेशन निकालते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं कहाँ पे ज़्यादा वाटर पॉल्यूशन हो रहा है, कहाँ कम हो रहा है, एयर की क्वालिटी कहाँ की बहुत ज़्यादा गंदी है, कहाँ की थोड़ी ठीक है, लैंड का भी इस तरह देखते हैं। और उसके बाद वो स्टैंडर्ड्स मेंटेन कर दे, ये वो पूरा इन्वेस्टिगेट करेंगे और उसके बाद स्टैंडर्ड्स भी मेंटेन करेंगे कि भाई यहाँ पे कि इस इंडस्ट्री में, फनाला इंडस्ट्री में इससे ज़्यादा आप पॉल्यूशन नहीं कर सकते, यहाँ से इससे ज़्यादा आपका स्मोक नहीं रिलीज़ होना चाहिए। मतलब स्टैंडर्ड फिक्स कर दिए, एटलीस्ट दे आर कंट्रोलिंग समथिंग कि आप एक लेवल से ज़्यादा, अगर आपको फ़ाइन देना पड़ेगा अगर आप इससे ज़्यादा आपका पोल्यूशन आप क्रिएट करते हैं तो। सेकेंड, दे प्रोवाइड असिस्टेंस टू गवर्नमेंट इन प्रमोटिंग क्लीनिंगनेस ऑफ स्ट्रीम्स एंड वेल्स। बाकी ये गवर्नमेंट को हेल्प करते हैं, असिस्ट करते हैं क्लीनिंगनेस ड्राइव में, कि आप अगर वो स्ट्रीम्स को, वेल्स को, किसी कहीं क्लीनिंग चल रही है तो दे विल असिस्ट गवर्नमेंट। नंबर 3, स्टेट बोर्ड पीरियडिकली इंस्पेक्ट एवरी इंडस्ट्री। जो हर स्टेट की बोर्ड होती है ये वाली पॉल्यूशन का जो देखती है, वो हर इंडस्ट्री को जाके चेक करती है कि उनका किस तरह का वो जो वेस्ट है वो जो रिलीज़ कर रहे हैं वो अंडर आपकी परमिशन लिमिट है या उससे ज़्यादा है, कितना उनके यहाँ से स्मोक निकल रहा है, पॉल्यूशन निकल रहा है, एमिशन निकल रहा है, वो सब वो चेक करते हैं। और वो द एक्सेस एयर क्वालिटी बाय रेगुलेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ की भी कितना होता है वो सब देख रहे हैं। और दे प्रोवाइड एयर क्वालिटी डेटा नीडेड फॉर इंडस्ट्रीज़ की भाई आपको एयर क्वालिटी डेटा दे देते हैं कि इससे ज़्यादा आप ख़राब नहीं कर सकते यहाँ की एयर की क्वालिटी को, ये सब बता देते हैं। और दूसरी बात, दे ऑर्गेनाइज कॉम्प्रिहेंसिव मास अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी चलाते हैं, लोगों को कंटिन्यूसली बताते रहते हैं, चीज़ों के बारे में अवेयर करते रहते हैं, किस तरह कम से कम पोल्यूशन करा जाए, कैसे कैसे नए तरीक़ों से हम अपने चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। उसको टाइम टू टाइम, चाहे मीडिया का उन्हें यूज़ करना पड़े, चाहे किसी का भी चीज़ तरीके से, चाहे टीवी पे, चाहे रेडियो पे, कहीं से भी, चाहे तो न्यूज़पेपर के थ्रू कुछ ड्राइव चलाते रहते हैं लोगों को उसके बारे में अवेयर करना। तो ये सब चीज़ बेसिकली पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए जो भी वो कर सकते हैं वो सारी चीज़ें ये बोर्ड जो है वो करता है, जो हमारी गवर्नमेंट ने सेटअप किया है 1974। आई होप आपको ये समझ में आया चैप्टर, और हमने ऑलमोस्ट हाफ से ज़्यादा चैप्टर वी हैव कंप्लीटेड, और हमने इसको डिस्कस भी किया, नॉट ओनली मेन पॉइंट्स, डिटेल में भी गए हैं। और इसका बचा हुआ जो पार्ट है एंड वो उतना नहीं है जितना बड़ा ये वीडियो होगा, विल कंप्लीट टुमारो, और वो नेक्स्ट वीडियो में आपको यू विल गेट दैट। I hope you like the video and you please share this with your friends. Thank you.